तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम अपनी प्रीवियस क्लास में सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट पढ़ चुके हैं। प्रोमिसरी नोट में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि प्रोमिसरी नोट में सेम चीजें बताई गई हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में। देखिए पढ़ते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है विनिमय पत्र में, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. विनिमय पत्र ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसकी रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश अंतर्विष्ट हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को ही धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट जो कल हमने पढ़ा था, तो इसमें सिमिलर चीज क्या है? सिमिलर चीज ये है कि प्रोमिसरी नोट जो था वो भी रिटन फॉर्म में एक इंस्ट्रूमेंट था। बिल ऑफ एक्सचेंज भी कैसा है? इंस्ट्रूमेंट इन रिटन, मतलब ये भी लिखित रूप में है। बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय पत्र जो है ये भी कैसा एक कैसी लिखत है? एक लेखबद्ध लिखत है। और प्रोमिसरी नोट भी लेखबद्ध लिखत थी, लेकिन वहां पर क्या था? इट इज कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या दिया जा रहा है? एक ऑर्डर, एक हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्देश या आदेश। यहाँ पर अशर्त आदेश दिया जा रहा है, और वहां पर कहां पर? प्रोमिसरी नोट में या वचन पत्र में अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी, वचन था। तो आप यहाँ पे कभी भी डिफरेंशिएट करना हो तो नाम से कर सकते हैं। प्रोमिसरी नोट जैसा कि नाम में प्रॉमिस, तो वहां पे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या प्रॉमिस है, वचन है। वहां पर एक पर्सन वचन देता है, अशर्त वचन देता है किसी दूसरे पर्सन को कुछ ना कुछ पे करने के लिए। कैसे? एक लिखित इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। और यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, यहाँ पर अशर्त आदेश है, आदेश दिया जा रहा है। वहां पर दो पार्टीज है, डायरेक्ट दो लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। जब हमने प्रोमिसरी नोट की हम लैंग्वेज पढ़ी थी, तो अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money. तो जो पर्सन साइन कर रहा है पे करने के लिए, to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person, वहां दो पार्टीज है। प्रोमिसरी नोट में दो पार्टीज है, एक पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट को साइन कर रहा है, जो बना रहा है, और दूसरा पर्सन जिसको उसको पे करना है, जिसको हम पे ही बोलते हैं। जिसको पे किया जाता है उसको क्या वर्ड यूज, टर्मिनोलॉजी क्या यूज की गई है? पे। यहाँ पर तीन पार्टीज है, बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज है। ओके, कैसे तीन पार्टीज है? देखिए पढ़िए। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। यहाँ पर एक अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है, साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे। मतलब एक पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट को साइन करने वाला पर्सन है, जो मेकर है इंस्ट्रूमेंट का, वो ऑर्डर दे रहा है, किसी एक पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर वर्ड क्या है? डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। एक व्यक्ति को निर्देश दे रहा है कि वो अ सर्टेन सम ऑफ मनी पे करे, किसको? किसी थर्ड पर्सन को। तो यहाँ तीन लोग हो गए, एक इंस्ट्रूमेंट का मेकर जो किसी पर्सन को डायरेक्शन दे रहा है पे करने के लिए, तो सेकंड पर्सन हो गया कौन सा? जिसको डायरेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रही पार्टी, यहाँ पे बीच में एक पर्सन है जिसके माध्यम से पेमेंट कराया जा रहा है। ओके, प्रोमिसरी नोट में दो पर्सन होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज और आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में तीन पर्सन होंगे, तीन पार्टी होंगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में तीन पार्टी होंगी। तो मेकर जो रहेगा, इंस्ट्रूमेंट का मेकर जो साइन करने वाला पर्सन है, वो क्या करता है? एक सेकंड पर्सन को डायरेक्शन देता है पे करने के लिए। मतलब पेमेंट जो है वो हम किसी बीच वाले पर्सन से करा रहे हैं। तो डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, किसी पर्सन को निर्देश दिया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है, डायरेक्ट कर रहे हैं कि आपको पे करना है अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ये बिल्कुल सिमिलर है। मनी कैसा होना चाहिए? सर्टेन होना चाहिए, निश्चित राशि होना चाहिए, अनिश्चितता वाली कोई भी बात नहीं होना चाहिए।
only to or to the order of a certain person, किसी certain person को या किसी certain person के आदेश पे किसी other व्यक्ति को, और to the bearer of the instrument, bearer of the instrument या लिखत के वाहक को। मैंने आपको कल ही बताया था bearer of instrument मीन्स जिसके हाथ में हम इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं। डायरेक्ट अगर हमने किसी को इंस्ट्रूमेंट दे दिया या किसी के पास इंस्ट्रूमेंट पहुंच गया, जिस पर्सन के पास वो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विनिमय पत्र एक ऐसी लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश देने वाला उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त आदेश अंतर्भुक्त हो कि वह एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार या उस लिखत के वाहक को भी धन की एक निश्चित राशि संदत्त करे। तो जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या निकल कर आए कि इंस्ट्रूमेंट रिटन होना चाहिए, लिखत होना चाहिए, लेखबद्ध, जो आपकी लिखत है वो लेखबद्ध होना चाहिए, लिखी हुई होना चाहिए, उसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, जो लिखने वाला पर्सन है, जो मेकर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जो रचयिता है लिखत का, उसके हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे, सर्टेन सम ऑफ मनी होगा, है ना, जो आपको पैसे देना है वो सर्टेन सम ऑफ मनी होंगे, और सिर्फ पैसे ही होंगे, किसी अदर चीज का लेन देन नहीं होता, ये हम कल ही देख चुके प्रॉमिसरी नोट में। तो यहाँ पर सिर्फ पैसों का लेन देन होगा, सिर्फ मनी होगा, और जिस पर्सन को देना है उस पर्सन को या तो डायरेक्ट दिया जाएगा या वो पर्सन किसी और पर्सन को अगर बताएगा कि भाई इनको दे दीजिए तो उसके ऑर्डर पे किसी अदर पर्सन को दे सकते हैं, या फिर बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखत के वाहक को दिया जा सकता है। तो ये इसके इंग्रेडिएंट हो गए। तो सिमिलैरिटीज प्रॉमिसरी नोट में क्या है, सारी सिमिलैरिटीज है। अंतर क्या है, अंतर सिर्फ एक ही है, वहां पर अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, वचन है, अशर्त वचन है, प्रॉमिस है, और यहाँ पर अनकंडीशनल ऑर्डर है, यहाँ पर क्या है, आदेश है, अशर्त आदेश है। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, देखिए मैं आपको बताऊं, इसके साथ में एक प्रोविजन जुड़ा हुआ, एक नहीं 3 प्रोविजन जुड़े हुए हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ये जो फर्स्ट प्रोविजन है ये एप्लीकेबल होगा आपका सेक्शन 4 पे। सेक्शन 5 में आगे जो पैराग्राफ दिए गए हैं वो तीनों पैराग्राफ सिर्फ सेक्शन 5 की बात नहीं करते हैं, साथ में सेक्शन 4 को भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी पैराग्राफ हम आगे पढ़ने वाले हैं सेक्शन 5 में वो 5 और 4 प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों पे एप्लीकेबल होंगे। क्यों, क्योंकि ये पैराग्राफ उन इंग्रेडिएंट, उन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो सिमिलर है। सिमिलर कौन कौन से हैं, रिटन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट में भी, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी, अनकंडीशनल ऑर्डर और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग की बात की गई है। तो यहाँ आदेश है, वहां वचन है, लेकिन है कैसा, अनकंडीशनल। तो ये जो अनकंडीशनल है, अशर्त होना चाहिए, मतलब अगर शर्त कोई जुड़ गई तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है, वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो अनकंडीशनल ऑर्डर की बात की गई, अशर्त आदेश, इसका मतलब क्या है कि यदि किसी पर्सन ने प्रॉमिसरी नोट लिखा या बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा और उसमें कंडीशन लगा दी, तो वो कैसा है बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट, तो वो वैलिड नहीं है। फिर अगर उसमें कंडीशन जुड़ी तो वैलिड नहीं है। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि जो कंडीशनल वर्ड है, तो कंडीशन के अंदर हम क्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करते पहले। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए सेक्शन 5 का। A promise or order to pay is not conditional within the meaning of this section and section 4 by reason of the time for payment of the amount or any installment thereof being expressed to be on the lapse of a certain period after the occurrence of a specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to happen although the time of its happening may be uncertain। क्या कह रहे हैं, संदाय करने का वचन, संदाय मतलब देने, जो देने की बात कर रहे हैं, पैसे देने की बात कर रहे हैं, वो पैसे देने का वचन या आदेश, मतलब सेक्शन 5 में ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश इस धारा और धारा 4 के अर्थ में इस कारण सशर्त नहीं है कि उस रकम या उसकी किसी किश्त के संदाय के समय के बारे में यह अभिव्यक्त है कि वह किसी ऐसे विनिर्दिष्ट घटना के
होने के पश्चात एक निश्चित कालावधि के बीत जाने पर होगा, जो मामूली मानवीय प्रत्याशा के अनुसार अवश्यंभावी है, यद्यपि उसके होने का समय अनिश्चित है। देखिए, इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि यहां पर जो कंडीशन वर्ड यूज की गई है कि प्रोमिसरी नोट में जो वचन आप दे रहे हैं वो बिना शर्त के होना चाहिए। सेक्शन 5 में जो आप आदेश दे रहे हैं पे करने का, वो भी बिना शर्त का होना चाहिए। तो अगर कोई कंडीशन ऐसी जोड़ी गई है, कोई कंडीशन ऐसी जोड़ी गई है जो कंडीशन किसी विनिर्दिष्ट घटना पे डिपेंडेड है, किसी स्पेसिफिक इवेंट पे डिपेंडेड है। मतलब इन्होंने एक कंडीशन जोड़ी जिसमें कहा कि यदि ऐसा स्पेसिफिक इवेंट होगा तो मैं ऐसे पैसे जो है पे करूंगा। लेकिन जो स्पेसिफिक इवेंट है या जो विनिर्दिष्ट घटना है वो ऐसी है जिसका होना निश्चित है, अवश्यंभावी मतलब होगी ही, लेकिन कब होगी समय निश्चित नहीं है। बात समझिएगा। यदि कोई शर्त, ऐसी शर्त बोली जा रही है, ऐसी शर्त रखी गई है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो किसी स्पेसिफिक इवेंट के होने पर डिपेंडेड है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा पेमेंट करूंगा, लेकिन वो जो स्पेसिफिक इवेंट है या जो वो निर्दिष्ट घटना है वो ऐसी नेचर की है जिसका होना पॉसिबल है, मतलब होना ही है। वो घटना ऐसी है जो प्राकृतिक रूप से सभी को पता है कि ये तो होगी ही, कभी ना कभी तो ये होगी, लेकिन बस सिर्फ समय निश्चित नहीं है कि कब होगी। तो इन्होंने कहा है कि यदि ऐसी कोई स्पेसिफिक इवेंट, ऐसी कोई विनिर्दिष्ट घटना के होने के पश्चात पेमेंट करने की बात की जाती है जिसका होने का समय ज्ञात नहीं कि कब होगी, लेकिन वो घटना होगी मानवीय प्रत्याशा के अनुसार, वो ऐसी घटना है, वो ऐसा स्पेसिफिक इवेंट है जिसका होना अवश्यंभावी है, होगी ही, सिर्फ समय निश्चित नहीं कि कब होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम अशर्त मानेंगे, सशर्त नहीं मानेंगे। इसमें वर्ड क्या यूज किया गया है? सशर्त नहीं मानेंगे, मतलब हम इसको कंडीशन नहीं मानेंगे। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आपको एग्जांपल से और क्लियर होगा। देखिए, मैंने ढूंढा आप लोगों के लिए एग्जांपल, ये देखिए। फॉर एग्जांपल, ए साइन एन इंस्ट्रूमेंट। ए ने एक लिखत पे सिग्नेचर किए, क्या कहते हुए? आई प्रोमिस टू पे एक्स ₹1000, कि मैं वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं, मैं एक्स को 1000 रुपए दूंगा। 15 डेज आफ्टर द डेथ ऑफ जेड, जेड की मृत्यु के 15 दिन बाद मैं एक्स को 1000 रुपए देने का वचन देता हूं। The promissory note is valid because it is not considered to be condition. तो ये जो promissory note है ये valid है क्योंकि ये जो because it is not considered to be conditional, क्योंकि ये conditional नहीं माना गया। कैसे नहीं माना गया? According to second paragraph of section 5, सेक्शन 5 की सेकेंड पैराग्राफ में इस चीज को कंडीशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। देखिए, डेथ, किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ एक ऐसा स्पेसिफिक इवेंट है जो कभी ना कभी तो होगा। डेथ एक ऐसी मानवीय प्रत्याशा है, जो भी व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति को कभी ना कभी तो मरना ही है। ये तो सबको पता है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन कब जाएगा सिर्फ ये नहीं पता होता है ना? तो ऐसा स्पेसिफिक इवेंट जिसका होना अवश्यंभावी है, मतलब डेथ, उसने ये कंडीशन जो रखी कि जेड के मरने के 15 दिन बाद मैं एक्स को 1000 रुपए दूंगा, इसलिए ये प्रोमिसरी नोट कंडीशनल नहीं माना जाएगा और ये वैलिड होगा। ठीक है, तो ये आपको कहां से पता चला? सेक्शन 5 के पैराग्राफ फर्स्ट से। तो अगर आपके एग्जाम में कोई भी इलस्ट्रेशन आए, कोई भी दृष्टांत आए जिसमें इस तरीके का स्पेसिफिक इवेंट हो, तो अपना कॉमन सेंस यूज करिएगा, स्पेसिफिक इवेंट का नेचर समझने की कोशिश करिएगा कि क्या ये कैसे नेचर का है। ऐसा नेचर का है कि हाँ ये तो होगा ही,
अगर ऐसे नेचर की कोई स्पेसिफिक इवेंट आपको इलस्ट्रेशन में देते हैं कि जो होगी ही, तो फिर वो प्रोमिसरी नोट वैलिड है, वो कंडीशनल नहीं माना जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जो हमने कल एक इलस्ट्रेशन पढ़ा था मैरिज का, एक इलस्ट्रेशन उसमें हमें मैरिज वाला भी मिला था कि उसमें लिखा हुआ था, ये कौन कर रहा है भाई, क्या बच्चों वाली हरकतें हैं ये बिहेवियर मेरी क्लास में बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो प्लीज आप लोग ये सब नाटक मत करें मेरी क्लास में, जिसको करना है तो वो क्लास लीव कर सकता है, अब दोबारा नहीं होना चाहिए ये। तो कल हमने एक इलस्ट्रेशन पढ़ा था मैरिज वाला, इफ द अमाउंट इज पेबल ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इफ द happening on an event which may or may not take place, for instance marriage of a person or settlement of accounts, the instrument is conditional। तो अगर मैरिज से रिलेटेड कोई कंडीशन है कि जैसे हमने कल ही एक इलस्ट्रेशन पढ़ा था सेक्शन 4 में कि पर्सन कहता है कि आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 7 days आफ्टर द मैरिज ऑफ सी, कि मैं सी की मैरिज के 7 दिन बाद जो है 500 रुपए दूंगा। तो मैरिज होना कोई ऐसा स्पेसिफिक इवेंट नहीं है जो होगा ही, जरूरी नहीं है कि हर इंसान की शादी हो ही, इसको आप ऐसा नेचर का नहीं मान सकते कि मानवीय प्रत्याशा के अनुसार ये अवश्यम भावी हो। ये ऐसी कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं है जिसका हैपन होना बिल्कुल कंपलसरी है, जरूरी नहीं है कि हर किसी की मैरिज होती ही है, बहुत से लोग हैं जिनकी कभी नहीं होती, तो इसलिए इस कंडीशन को कंडीशन माना गया और ये प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज में भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, है ना, ऑर्डर भी होगा तो कैसा होगा, अनकंडीशनल होगा, तो चाहे आदेश हो चाहे वचन हो, तो कंडीशन नहीं होना चाहिए। अगर इस टाइप की कोई कंडीशंस जुड़ी हैं तो वो इनवैलिड होगा, लेकिन कंडीशन ऐसी है जो ऐसे स्पेसिफिक इवेंट पे डिपेंडेंट है जिसका हैपन होना बिल्कुल अवश्यम भावी है, पता है कि होगा ही, बस सिर्फ समय निश्चित नहीं कि कब होगा, तो वो कंडीशन कंडीशनल नहीं मानी जाएगी। इससे रिलेटेड एक केस भी है, एस नाम्बोवरी मथल अब्राहिम, आप लोग चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, लिख लीजिए कहीं पर अपने बैरेक्ट में सेक्शन के पास, कभी आपको मेंस में मेंशन करना तो आप कर सकते हैं। इसका ईयर है AIR 1973, AIR 1973, प्लस इसके साथ एक और केस लॉ था जो मैंने देखा था, शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ, देख लीजिए एक बार। सेकंड ये केस है सुब्रमण्य अय्यर वर्सेस मुथु पेरुमल पिल्लई। इस केस में क्वेश्चन आया था कोर्ट के समक्ष कि द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज दैट इफ द डॉक्यूमेंट स्टेटेड दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द प्रोमिसर एंड हिज प्रॉपर्टीज would be default of payment, that on default of payment the promisor and his properties would be liable for the principal interest and all the consequential damages whether it was a conditional promissory note। कोर्ट के सामने ये मैटर आया कि यदि कोई प्रोमिसरी नोट है और उसमें ऐसा स्टेटमेंट है कि जो पेमेंट है, अगर पेमेंट देने में डिफॉल्ट होता है तो प्रोमिसर की जो प्रॉपर्टीज है वो लाइबल होंगी प्रिंसिपल पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, या कोई भी कॉन्सिक्वेंट जो डैमेजेस है उनको फुलफिल करने के लिए। तो क्या ये कंडीशनल प्रोमिसरी नोट है? कोर्ट के सामने ये मैटर आया, तो इसमें ये कहा गया, इट वाज हेल्ड दैट merely because of such consequences being stated it did not become a conditional promise, it was observed। तो इसमें ये कहा गया कि ये सिर्फ उन्होंने एक रेमेडी बताई है कि यदि डिफॉल्ट हुआ पेमेंट पे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, इट इज नॉट अ कंडीशनल प्रोमिसरी नोट, इसलिए ये वैलिड है, ये इसमें कहा गया था। बाकी और डिटेल दी है, इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है यदि डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट होने पर जो प्रॉपर्टीज हैं पर्सन की वो लाइबल हो जाएंगी उसके प्रिंसिपल को चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए और डैमेजेस फुलफिल करने के लिए। अगर इस तरीके की कोई बात प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी जाती है तो उसको कंडीशन नहीं माना गया। तो केस लॉ याद रखिए, सुब्रमण्य अय्यर वर्सेस मुथु पेरुमल पिल्लई, ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने इसमें मेंस के आंसर में। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा क्या, सर्टेन सम ऑफ मनी। तो जो
सर्टेन सम ऑफ मनी का मतलब है एक निश्चित राशि होना चाहिए। उसको लेकर के भी हमने कल काफी सारे इलस्ट्रेशन देखे थे। जैसे हमने देखा था एक लास्ट वाला इलस्ट्रेशन था, उसमें था कि 1000 रुपए दूंगा और मैं अपना काला घोड़ा दूंगा, तो उसको क्या माना गया कि नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ मनी का ही ट्रांजेक्शन होगा। अगर अलोंग विथ आपने कोई चीज जोड़ दी, देन इट वुड नॉट बी अ वैलिड प्रोमिसरी नोट और वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके साथ हमें देखना है सर्टेन सम ऑफ मनी के साथ क्या जुड़ेगा आपका, पैराग्राफ 3 ऑफ 5, सेक्शन 5 पढ़िए। सेक्शन 5 का पैराग्राफ 3 देखिए। पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है, द सम पेबल मे बी सर्टेन within the meaning of this section and section 4। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में जो सम की बात की गई, जो पेमेंट की बात की गई, वो सर्टेन होना चाहिए कि भाई 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, एक सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि सर्टेन सम ऑफ मनी में कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। वो चीजें क्या होंगी वो देखिए। ऑल्दो इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट, payable or is payable at an indicated rate of exchange or is according to the course of exchange, and although the instrument provides that on default of payment of an installment the balance unpaid shall become due। अगर ये दो तीन चीजें हैं तो भी सर्टेन सम ऑफ मनी माना जाएगा। एक बार हिंदी में देखते हैं। देय राशि इस धारा और धारा 4 के अर्थ में निश्चित मानी जा सकेगी, मतलब हम निश्चित मानेंगे, यद्यपि उसके अंतर्गत भावी ब्याज हो। मतलब यदि ट्रांजैक्शन में जो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें ये चीज मेंशन है कि इतना % पर एनम ब्याज के साथ पेमेंट होगा, तो वो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। वो ब्याज की दर बताइए तो वो अनसर्टेनिटी नहीं है, ठीक है, वो सर्टेन माना जाएगा। देन या वह विनिमय की उपदर्शित दर पर दे हो, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, तो एक्सचेंज का भी उन्होंने कोई रेट फिक्स करा है कि हम इस रेट पे एक्सचेंज करेंगे, तो वो रेट अगर मेंशन किया तो वो भी सर्टेन सम ऑफ मनी माना जाएगा। या विनिमय के अनुक्रम के अनुसार हो और यद्यपि लिखत में यह उपबंध हो कि किसी किश्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर असंगत अतिशेष शोध्य हो जाएगा। यदि ये चीज मेंशन की गई है कि अगर पेमेंट करने में डिफॉल्ट हुआ, मतलब जो आपको पैसे देना है आप पैसे नहीं दे पाए, आपने व्यतिक्रम कर दिया, डिफॉल्ट हो गया, और डिफॉल्ट होने के कारण जो किस्त आपको देनी है, इंस्टॉलमेंट देनी है, वो उसमें भी अगर डिफॉल्ट हो गया तो जितना बैलेंस बचा है अनपेड, जो आपको पैसा बचा है देना, वो पूरा क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा, शैल बिकम ड्यू। असंगत अतिशेष शोध्य हो जाएगा। मतलब बिकम ड्यू का मतलब क्या होता है कि उसके लिए हम आपको केस फाइल कर सकते हैं, हम आपको स्यू कर सकते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो ड्यू हो गया, हम उसको रिकवर करने के लिए हम केस फाइल कर सकते हैं। इस तरीके की यदि कोई बात लिखी गई है तो भी वो अनसर्टेनिटी की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो सर्टेन सम ऑफ अमाउंट मतलब एक निश्चित राशि होना चाहिए, पैसों का मेंशन होना चाहिए, कोई चीज मेंशन नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बता सकते हैं, वो सर्टेनिटी में माना जाएगा। रेट ऑफ एक्सचेंज अगर कोई है तो वो माना बता सकते हैं। कोर्स ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग कोई अगर ट्रांजेक्शन चलते हैं, मतलब कोई ट्रेडिशनल अगर कोर्स ऑफ एक्सचेंज में ट्रेडिशनल वर्ड कुछ यूज किए जाते हैं वो इंक्लूड है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, किसी इंस्टॉलमेंट के डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट के कारण बैलेंस जो है वो ड्यू हो जाएगा, ये चीज अगर मेंशन की गई है प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में तो ये भी कर सकते हैं, ये सर्टेनिटी मानी जाएगी। तो ये चीज क्लियर होगी आपकी, ठीक है। देन अब इसमें और पे शुड बी सर्टेन। अब जो पे है, जिसको पैसे देना है जिस पर्सन को, वो भी सर्टेन पर्सन होना चाहिए। ये आपको बताएगी पैराग्राफ 4 ऑफ सेक्शन 5। पैराग्राफ 4 देखें सेक्शन 5 का। Paragraph 4 of section 5, the person to whom it is clear that the direction is given or that payment is to be made may be a certain person।
within the meaning of this section and section 4, although he is misnamed or designated by description only. क्या कह रहे हैं ये कि जिस व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसके बारे में यह स्पष्ट है कि उसे निर्देश दिया गया है या संदत्त किया जाना है, इस धारा और धारा 4 के अर्थ में एक निश्चित व्यक्ति माना जा सकेगा, यद्यपि उसका नाम अशुद्ध दिया गया हो या वह केवल वर्णन द्वारा ही अभिहित हो। तो इन्होंने कहा है कि यदि किसी पर्सन का नाम सही नहीं दिया गया है, उसका डेजिग्नेशन या उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है, तो भी हम ये मान के चलेंगे कि वो सर्टेन पर्सन है। मतलब आपने प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में जिस पर्सन को पे करना है, जो पेई है, उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया है ना, आपने कुछ डिस्क्रिप्शन बता दिया या डेजिग्नेशन बता दिया, उसका पद बता दिया, तो जिस तरीके से जो वर्ड्स आपने यूज किए हैं किसी पर्सन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपके वर्ड्स ऐसे कि इजीली उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि किस पर्सन को पे करना है, तो वो वर्ड्स ये माने जाएंगे कि सर्टेन पर्सन के लिए है। मतलब आप कोई भी प्रॉमिसरी नोट लिखें, आप कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज लिखें, तो पे शुड बी सर्टेन। जो पर्सन है जिसको पैसा पेमेंट करना है, सर्टेन पर्सन जिसकी बात हो रही है, वो पर्सन कैसा होना चाहिए, पहचान में आ जाए, इस तरीके की वर्ड्स यूज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है, वो आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं, जगजीवन दास वर्सेस गुमान भाई। जगजीवन दास वर्सेस गुमान भाई, AIR 1967, AIR 1967। इस केस में जस्टिस भगवती जी ने ये कहा था कि सेक्शन 4 does not say that the name of the payee must appear in the words of the promise, nor does it say that the payee must be specified in any particular part of the instrument। क्या कहा है जस्टिस भगवती जी ने? जस्टिस भगवती जी ने ये कहा है कि सेक्शन 4 में जो हम सर्टेन पर्सन का नाम बात कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि पेई का नाम जो है लिखा हुआ दर्शित हो, ना ही ये जरूरी है कि कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में दिए हो। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट की 2-3 पार्ट है तो हर जगह पे वो उसका स्पेसिफिकेशन हो। द नेम ऑफ द पेई मे बी सेट आउट in any part of the instrument, and so long as it appears clearly on a reading of the instrument taken as a whole, that the instrument specifies the pay with certainty। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के किसी एक मेन पार्ट पर पेई का नाम है और बाकी पार्ट्स पर नहीं है, लेकिन जब उस इंस्ट्रूमेंट को एज अ होल पूरे तरीके से देखा जाएगा, तो उसको देखने से ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये इस पर्सन की ही बात की जा रही है, तो उतना सफिशिएंट है। जरूरी नहीं कि अगर 10 पेज की कोई बुक ऑफ अकाउंट है, आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होते हैं, जो व्यापारिक लोग होते हैं, वो खाते बनाते हैं। भाई एक दुकानदार है, उसके यहाँ बहुत सारे ग्राहक आते हैं, उसके यहाँ से कस्टमर से बहुत सारे कस्टमर उसके यहाँ माल लेके जाते हैं, कुछ लोग जो है उधार पे लेके जाते हैं, तो उसने क्या करा है, खाता बही बना के रखी है, एक अकाउंट बना के रखे हैं, तो उसने ट्रांजेक्शन लिख के रखे हैं। तो अगर उसने नाम वाइज लिख के रखे हैं, उसने कहा अशोक कुमार, ये भाई अशोक कुमार का खाता है, ये राजेश का खाता है, ये मुकेश का खाता है, अगर उसने ऐसे नाम से लिखे हैं, तो आप जरूरी नहीं कि वो हर पर्टिकुलर एंट्री में लिखे कि मुकेश को पेबिल, राकेश को पेबिल, उसने ऊपर बस नाम लिख दिया। तो कभी भी कोर्ट में जब वो एंट्रीज जाएंगी, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये इस पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। तो यही चीज इसमें कहा गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जरूरी नहीं है कि सेपरेट आपको देना जरूरी है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऊपर ही उसका नाम है, उससे क्लियर हो रहा है कि हाँ, ये इसी के लिए है, तो उतना पर्याप्त है। ये इस केस में कहा गया था। और अदर एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करिए, इफ द अमाउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द मैनेजर ऑफ अ बैंक। हमने क्या किया, चेक, जब चेक की बात करेंगे तो चेक जब भी होते तो हम किसको देने जाते चेक, किसी ना किसी बैंक, तो बैंक के मैनेजर। अगर किसी बैंक के मैनेजर को, तो जरूरी नहीं कि मैनेजर का नाम लिखा हो, क्योंकि मैनेजर के पद पे जो बैठा है वो आइडेंटिफिकेबल है, उसको पहचाना जा सकता है कि इसको ही।
तो मैनेजर ऑफ बैंक अगर ऐसा आपने लिख दिया है तो मतलब वो सर्टेन पर्सन है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर किसी डिपार्टमेंट के हेड के नाम, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर आपने डाल दिया तो वो उन्हीं के पास जाएगा। और टू द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है, सर्टेन पर्सन है, आपने डेजिग्नेशन दे दिया ना, तो भले ही नाम नहीं है उस पर्टिकुलर पर्सन का, नाम तो नहीं है, मिस नेम्ड है, लेकिन डेजिग्नेशन तो है ना, तो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब वो क्लियर पर्सन हो गया, मतलब सर्टेन पर्सन हो गया। It would be a valid promissory note or bill of exchange if the payee is misnamed, but it is possible to identify him. It would constitute a valid promissory note. Clear? तो ये कुछ मिलते जुलते पॉइंट्स थे जो आपके प्रोमिसरी नोट पे भी एप्लीकेबल होंगे और आपके किस पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे एप्लीकेबल होंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, वचन है प्रोमिसरी नोट में, और यहाँ अनकंडीशनल ऑर्डर है, आदेश है। क्लियर? अब एक पॉइंट है कि क्या प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को अटेस्ट होना जरूरी है। तो ये कहा गया कि अटेस्टेशन इज नॉट नेसेसरी, ध्यान रखिएगा, अटेस्टेशन जरूरी नहीं है। नो अटेस्टेशन इज नीडेड इन प्रोमिसरी नोट, दो अटेस्टेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट इज नाइदर रिक्वायर्ड नॉट प्रोहिबिटेड, ना तो मांगा गया अटेस्टेशन, ना ही मना किया गया। अगर अटेस्टेड करा भी लिया किसी ने प्रोमिसरी नोट तो भी कुछ उसका कोई इफेक्ट नहीं है, और नहीं कराया तो भी कोई इफेक्ट नहीं, तो आप लोग याद रखिएगा।